गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। आइए, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी का। कल अनामिका दीदी ने सेशन लिया था, तो हमने पेज नंबर 58 59 तक कंप्लीट कर दिया था। आज का हमारा टॉपिक है मन को रोके नहीं संकल्पवान बनाए। उससे पहले हम कल का थोड़ा सा समरी जान लेते हैं कि कल का जो दीदी ने हमें इतने अच्छे से बताया उसका समरी क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो उसका समरी है कि जो भी सफलता है, जो भी सक्सेस है, उसका जो मूल कह सकते हैं मूल कारण या मूल रहस्य बाहरी परिस्थिति कभी नहीं होती, मतलब हमारी सिचुएशन। अकॉर्डिंग हमारा एनवायरनमेंट बनता है और चीजें हमारे हिसाब से होने लगती है। पर वही अगर हमारा माइंडसेट ही नेगेटिव है किसी चीज को लेकर, तो परिस्थितियां और बिगड़ने लगती है, हमें चीजों में और बुराइयां और कठिनाइयां दिखती है और हमारा काम बनता नहीं। तो आज इसी को एक्सटेंड करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मन को रोके नहीं संकल्पवान बना। तो इसका अर्थ है कि अ, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं उमड़ती है, अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो मन की इच्छाएं या विचारों को दबाना, ये मन को नियंत्रित करना नहीं होता। अगर हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम अपनी पूरी इच्छाएं दबा दे, हमारी अच्छी इच्छाएं सिर्फ रखे या बुरी इच्छा को हम दबा दे, ये नहीं होता। तो ये होता है कि मन को अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना, अच्छे वे में लेके जाना। गुरुदेव ने मनोविज्ञानी फ्राइड का दिया है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो एक स्टोरी बताते हैं, कहते हैं मनोविज्ञानी फ्राइड अपनी पत्नी और बच्चे में एक छोटा 4 वर्ष का बच्चा गायब हो गया। निगाह दौड़ी तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पत्नी बहुत घबराने लगी और ढूंढने के लिए आतुरता प्रकट करने लगी। तो मनोविज्ञानी फ्राइड और वो बातें कर रहे थे, तभी एक छोटा 4 साल का बच्चा गुम गया। तो वो उसे ढूंढने में लग गए। फ्राइड ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, पास के उद्यान में वह झूले पर झूल रहा होगा, अभी चलते हैं और उसे पा लेना। सब लोग चले और देखा कि सचमुच बच्चा पास वाले उद्यान में झूले पर झूल रहा है। फ्राइड की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हो गया था कि बच्चा यहाँ इस झूले पर झूल रहा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं सुनता चला आ रहा था। रास्ते में जब वह पार्क पड़ा, तब बच्चे ने उस पर झूलने का आग्रह किया था। तुमने मना कर दिया था। बच्चे की उत्सुकता बढ़ी होगी। उसने ज्ञान और अनुभव बढ़ाने वहां जाना और वस्तु स्थिति को देखना आवश्यक समझा। और फ्राइड से पूछने लगी कि आपको कैसे पता कि वो बच्चा हमें वहां मिलेगा? तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला कि जब वो रास्ते से जा रहे थे, तब उनकी पत्नी ने उनके बच्चे को मना कर दिया।
बच्चा उस झूले पे झूलने चला गया। तो इसका मतलब यही है कि हम जितना लोगों को मना करते हैं, जितना हम बच्चों को मना करते हैं किसी चीज से दूर रहने के लिए, उतना बच्चे उसके लिए आकर्षक होते हैं। मना करने से उसके रहस्य जानने की उत्कट इच्छा ने भी इसके लिए उत्साहित किया होगा और वह आंख बचाकर चला आया होगा। इस वस्तुस्थिति को मैं समझता था, सो ही मैंने निश्चित रूप से यह कह दिया कि वह पड़ोस के बगीचे में झूले पर होगा। जैसे जनरली होता ही है, अगर घर में छोटे बच्चे रहे और वो 2 मिनट के लिए गायब हो गए तो हम आकर्षण और ज्यादा बढ़ता है, वो और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फ्राइड ने पत्नी से इस सॉरी फ्राइड ने पत्नी से इस संदर्भ में इतना और कहा कि मन का बिल्कुल यही हाल है। जिसे न करने के लिए कहा जाता है, जिधर से रोका जाता है, उधर ही उसकी प्रवृत्ति है कि हम गलत चीजों में नहीं जाएंगे, उतना हमारा ध्यान वहां पे जाता है, हम वही अट्रैक्ट होने लगते हैं। रहस्य जानने, ज्ञान बढ़ाने और अनुभव करने की इच्छा के लिए वह ऐसे प्रसंग के संपर्क में अधिक आतुरता पूर्वक आने का प्रयत्न करता है, जहां से उसे रोका जाता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि अगर हमें कोई चीज जाननी हो और वो हमारे लिए थोड़ी गलत है, तो हमें कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हमें जिज्ञासा होती है कि नहीं, एक बार तो हमें वो ट्राई करना ही है, या एक बार हमें उसे जान लेना ही है। तो हम उसी वे में हमारा मन चलते रहता है, हमारी आतुरता बढ़ती है। मन को रोकना काफी नहीं, उसे ऐसी दिशा देनी चाहिए जिसमें अधिकाधिक रस मिले और रुचि जुड़े। जहां अधिक आकर्षण होगा, मन वही जाएगा। कुमार्ग पर से मन को रोकने का बार बार निषेध करना एकांगी है। उसकी दिशा परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि मन के लिए कोई अधिक आकर्षक श्रेम काम करने और विचरण करने के लिए उपलब्ध हो। तो यहाँ गुरुदेव हमें यही समझाते हैं कि सिर्फ मन को रोकना काफी नहीं है। अगर हम कोई चीज बहुत पसंद करते हैं और वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो क्या सिर्फ हम उसे मन ही मन रोकेंगे कि नहीं, मुझे वो नहीं करना है, नहीं करना है, तो भी हमारे मन में कहीं ना कहीं वो चाह रहती है। तो सिर्फ मन को रोकना काफी है क्या? नहीं, उसको अच्छे वे में, अच्छी दूसरी दिशा में ले जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक साधक, अब फिर से वो एक स्टोरी सुनाते हैं। एक साधक साधना कर रहे थे, मन काबू में नहीं आता था। वह निर्धारित लक्ष्य पर रुककर अन्न मांगता था। इस कठिनाई का समाधान करने के लिए वे अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने उस समय तो कुछ उत्तर न दिया, पर अगले दिन एक नई साधना बताने के लिए उसे बुलाया। तो यहाँ पे एक साधक का एग्जाम्पल, तो वैसे ही एक साधक साधना कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, तो उनका मन नहीं लग रहा था, उनका मन काबू में नहीं आ रहा था। तो वो अपने गुरु के पास पहुंचे। अब गुरु ने उनको तुरंत उत्तर नहीं दिया, उन्होंने उन्हें अगली बार बुलाया, अगले दिन बुलाया। सॉरी। साधक पहुंचा तो उन्होंने कहा, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ऐसा मंत्र बताता हूँ जो आज ही सिद्ध हो जाएगा और मनोवांछित फल देगा। साधक को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने वह छोटा मंत्र भली प्रकार याद कर लिया तथा सरल सा विधि विधान भली प्रकार समझ लिया। चलने लगा तो गुरु ने उसे रोका और कहा, अब वो क्या कहते हैं, एक छोटा सा प्रतिबंध है, मतलब एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने तो तुमको मंत्र बता दिया है, तुम वो मनोभाति कर भी लोगे, पर एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है। अब वो क्या है, जिसे इस साधना के समय पालन करना आवश्यक है। साधक ने फिर उत्साहपूर्वक उन्हें पूछा। उसने कहा, जब के समय तुम्हें बंदर का ध्यान नहीं करना है,
अब उन्होंने अच्छा मंत्र भी बताया, उन्होंने याद भी कर लिया, और उन्होंने एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि जब भी तुम जप करोगे तब तुम्हें बंदर का ध्यान नहीं करना। प्रतिबंध जरा सा था, उसने पालन करने में क्या कठिनाई हो सकती थी। साधक प्रसन्न होता हुआ चला गया। अब साधक को लगा कि वाह, इतना छोटा सा रेस्ट्रिक्शन, ये तो मैं यूं ही कर लूंगा, और वो अपनी साधना करने चला गया। अब उसके बाद क्या होता है, जब वह जप करने बैठा तो प्रतिबंधित बंदर का ध्यान ही मस्तिष्क पर हावी होने लगा। अब उसको उनके गुरु ने रोक दिया था कि बंदर का ध्यान तुम्हें नहीं करना है, पर वो जप करने जैसे ही बैठे तो बार बार बंदर का ध्यान उनको आ रहा था। उसने जितना ही मन को रोका, जितना उसने चाहा रोकने का, उतना ही सॉरी उतना ही अधिक तीव्रता के साथ सॉरी उसने जितना ही मन को रोका, उतना ही अधिक तीव्रता के साथ बंदर का ध्यान उसे आया। पूरा दिन इसी खींचातानी में चला गया, साधन न हो सका। पूरे समय बंदर ही मन पर सवार रहा। संध्या होने पर साधक दुखी होता हुआ गुरु के पास आया और अपनी असफलता उसने बताई। तो उसने जैसे ही जब स्टार्ट किया, उसको बंदर का ही ध्यान आने लगा, और वो लास्ट में असफल रहा, वो अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पाया, और फिर से निराश हो गया और अपने गुरु के पास। अब उनके गुरु मुस्कुराते उन्हें कहते हैं, पिछले दिन की तुम्हारी शंका का यही उत्तर है। मन के निरोध में यही कठिनाई है कि जिस काम से उसे रोका जाता है, उसी के लिए वो क्या होता है, आतुर होता है। जिसके लिए हम मन को बार बार रोकते हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, वही करने का मन हमें करता है। ज्ञान और अनुभव बढ़ाने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति इसके लिए विवश करती है। मतलब हम में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि उसके पीछे क्या रीजन होगा, या वो करने से क्या होगा, तो हम और उसके पास अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसलिए मन को साधने में प्रतिबंध खड़ी करने की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त रहता है कि सम्मुख प्रस्तुत कार्य में अधिक आकर्षण उत्पन्न किया जाए, बंधन ढीले रखे जाए, और यदि बहुत अनुचित न हो तो तथाकथित बंधनों को कभी कुछ ढीला करके मन को यह देख समझ लेने दिया जाए कि जिसके लिए वह आतुर था, वह कितना निस्सार और निरर्थक क्षेत्र में था। अब यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि बंधन कभी कभी ढीले रखे जाए। मतलब हम जितना खुद को स्ट्रिक्ट करते हैं ना कोई चीज के लिए, उतना हम चीज करने के लिए तड़पते हैं। तो कभी कभी हम जो खुद पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उसे थोड़ा ढीला करो। और अगर बहुत ही अनुचित ना हो, अगर सामने वाली चीज बहुत ही गलत ना हो, तो कभी कभी हमें उसको, जिसके लिए वह आतुर था, वह कितना निस्सार और निरर्थक क्षेत्र है, ये हमें जानना चाहिए। कि सपोज सामने एग्जाम्पल दिया है कि अगर, अब मैं मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे कॉफी का बहुत एडिक्शन था। अभी अभी थोड़ा सा कम हो गया, पर मुझे पहले बहुत एडिक्शन था कॉफी का। तो और मुझे पता भी था कि अगर मैं ज्यादा कॉफी पीऊंगी तो मेरी भूख कम हो जाएगी, या मुझे प्रॉब्लम होगी मेरे पेट को। पर मैं तो भी मेरी जब ऐसे तो मैं 3-4 कप पीती थी दिन में, पर जब मेरी एग्जाम्स होती थी तब मैं 8-9 कप यूं ही पी जाती थी, और मुझे पता भी नहीं लगता था। तो कुछ साल, मतलब मुझे लगता है 1-1.5 साल तो ये एडिक्शन मेरा चला। पर फिर मुझे खुद ही पता चला कि मैं मेरा मतलब मुझे भूख नहीं लग रही है, या मेरा पेट बहुत बिगड़ रहा है, या मैं कमजोर होती जा रही हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि मेरा कॉफी का एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि मुझे भूख ही नहीं लग रही। मेरा खाने के ऊपर से मन उठ गया था और मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने पंचकर्म कराया, एंड देन उसी चक्कर में मैंने प्रोटीन एक्स लेना शुरू कर दिया। अब प्रोटीन एक्स में बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, तो इससे इंसान थोड़ा मोटा हो जाता है।
तो सडन मेरे वेट में चेंजेस आए। पहले मैं बहुत पतली थी, फिर अभी बीच में मैं एकदम से मेरा वेट गेन होने लगा। तो फिर मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, तो जब उनको मैंने पूरा अपना लाइफस्टाइल बताया, तो उन्होंने बताया कि आपको भूख इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप कॉफी से एडिक्टेड हो, आप कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हो, आपका इंटेक बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका खाने में मन ही नहीं लगता, आपको भूख ही नहीं लगती। तो जब से फिर अभी कुछ महीने हुए जब से मैंने थोड़ी कॉफी कम कर दी है, पूरी कम नहीं की है, दिन में एक बार मैं पी रही हूँ, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब मेरी थोड़ी सी भूख बढ़ गई है और मैं अच्छी तरह से हेल्दी हो रही हूँ। तो फिर मतलब जब मैं उस फेज में थी, कॉफी के एडिक्शन फेज में, तब मुझे पता था कि मुझे नहीं पीना है, पर मेरा मन करता था और मैं पी लेती थी। पर अभी जब मैंने मन को अलग दिशा में लेके गई, कि जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी तबीयत उससे खराब हो रही है, मेरा एपिटाइट स्लो हो रहा है, जब मुझे रियलाइज हुआ और जब मुझे सबक मिला, तो मैं सुधर गई, मतलब उस काम से सुधरी और मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। तो आगे के पैराग्राफ में गुरुदेव यही बता रहे हैं कि मन को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो जरूरी ये नहीं है कि हर बार आप अपनी इच्छा दबाएं। अगर सामने वाली चीज इतनी गलत नहीं है, तो आप उसे करके देखें, और फिर आपको जब सबक मिलेगा तब आप खुद ही उस चीज से दूर हो जाएंगे। तो मैं सामने वाला पैराग्राफ पढ़ती हूँ। वस्तु प्राप्त न होने पर अभाव की स्थिति में किया हुआ त्याग कच्चा है। देखिए यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम कोई चीज त्याग नहीं करते और ऐसी मन में ठान लेते हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, तो कहीं ना कहीं त्याग अधूरा है। उपयोग और उपभोग के बाद जो वस्तु छोड़ी जाती है, उसकी निरर्थकता के बारे में मन निश्चिंत रहता है। तो अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे कॉफी से ये इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वो कम ही पीनी चाहिए या मुझे पीनी नहीं चाहिए। अब देन वो कहते हैं, पर वो कैसे लागू होता है और कहाँ लागू होता है। जहर खाने, आग छूने जैसे अनुभव करना तो बहुत महंगा पड़ता है, अभी हर सिचुएशन में लागू नहीं होता। जैसे जहर बुरी चीज है, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो जहर बुरा है, ये प्रूफ करने के लिए हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम खा के देखो, वो खाएगा तो वो मर जाएगा। जैसे आग को छूने के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये महंगा पड़ता है। पर जहां तक इंद्रियों की अनुभूति का संबंध है, जहां तक हमारे सेंसेस, हमारे जो हमारे कंट्रोल में है, उसका संबंध है, उसे उचित सीमा में छूट देकर यह अनुभव कर लेने देना चाहिए कि वह रस लिप्सा निरर्थक भी है और हानिकारक भी है। जैसे कि फास्ट फूड बहुत पसंद होता है हमें, हम खाते भी हैं, फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो ये उसका एक इजी एग्जाम्पल है कि हम उसे ट्राई कर रहे हैं, देन हमको पता चल रहा है कि नहीं, ये मेरे सेहत के लिए खराब है, तो हम फिर उसको छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमने पहले उसे ट्राई किया, देन हमारा मन एकदम निश्चिंत हो गया कि नहीं, ये चीज मेरे लिए सच में खराब है, और हमने उसे छोड़ दी। तो हमारा मन भी एक सेटिस्फाइड होता है और हमें पता भी चल जाता है कि वो चीज हमारे लिए बुरी है। अब नेक्स्ट एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। एक साधु ने एक दिन, नहीं, ये यहाँ से एक नया शुरू होता है, तो हम अभी यही स्टॉप करते हैं हमारे आज के सेशन को, और अभी हम डिस्कशन करें। तो मैं जानना चाहती हूँ, अगर आपके भी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, आपको भी कोई एडिक्शन कभी रहा हो किसी चीज का, और देन आपको समझा हो कि आपके लिए वो चीज बुरी है, तो आपने उसे कैसे टैकल किया, वो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। चलो मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। मैं चाय पीती थी, लेकिन मैं 2 ही टाइम चाय पीती थी, सुबह और शाम को। लेकिन मुझे उससे एसिडिटी की तकलीफ हो रही थी, है ना, बहुत बार मुझे एसिडिटी की तकलीफ हो रही थी। अब तब वैष्णवी 12th में थी और वो सांदीपनी में थी, और वो प्रैक्टिकल करती थी, और प्रैक्टिकल में उनको कुछ अलग अलग चाय पत्तियां दी थी, मतलब कि कौन से चाय में कितना ज्यादा कैफीन होता है।
ये उनको डिटेक्ट करना था। तो फिर उसने किया, और उसने कहा कि रेड लेबल में सबसे कम कैफीन होता है और वाघ बकरी में सबसे ज्यादा कैफीन होता है। तो और फिर वो जब वो प्रैक्टिकल करती थी घर पे आके, रोज हमको बोलती थी, उसके पापा को और मम्मी को, आप चाय छोड़ दो, ये चाय बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, कैफीन होती है इसमें, इससे आपको मतलब ये एक प्रकार का विष है, पॉइजन है, स्लो पॉइजन पॉइजन है, तुम छोड़ दो। लेकिन वो छूटता ही नहीं था, क्योंकि 2 टाइम आदत थी पीने की। लेकिन एक अच्छा हुआ कि तब हमारे ऊपर जितेंद्र भकने रहते थे, और वो एक मतलब ये जो पलाश के फूलों से उन्होंने कुछ ऐसा ग्रीन टी बनाया था कि वो बोले कि चाय के बदले आप ये लिया करो। तो मैंने जब वो ट्राई किया तो फिर धीरे धीरे छूट गया। तो मतलब तकलीफ तो हो रही थी एसिडिटी की, लेकिन छोड़ना मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब दूसरा अल्टरनेटिव मिल गया तो फिर वो छूट गया, और तब से आज कितने साल हो गए, लेकिन चाय में। अब तुम जो कॉफी का बोल रही थी ना प्रतीक्षा, तो कॉफी का मैं उस दिन इंस्टाग्राम पे देख रही थी, मैं भी थोड़ा सा कभी कभी कॉफी पी लेती हूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी पीने की इच्छा नहीं हो रही जब से वो देखा। उन्होंने कहा कि कॉफी में कॉकरोच होते ही होते हैं, 100% कॉकरोच होते हैं। और मतलब WHO ने बताया कि अगर उसमें 10% होते हैं तो ग्रांटेड है, मतलब 10% तो कॉकरोच उसमें होते ही है, मतलब उसको बारीक किया जाता है तब उसमें कॉकरोच होते ही है। तो ये जब से सुना ना, तब से और भी कॉफी पीने की इच्छा नहीं हो रही है। जी आंटी, मैंने भी वो वीडियो देखा। देखा ना। मैं तो फिर मैंने उस पर बहुत सारी रिसर्च भी की और वो सही है। तो हाँ हाँ। मैंने भी अभी मैं बहुत कम कर चुकी हूँ, मैं थोड़ी सी पीती हूँ। अब वो भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं धीरे धीरे छोड़ दूँ। वही वही। और जब से वो सुबह का वीडियो भी देखा ना, वो गैया पर इतना ज्यादा जुल्म होता है आजकल, उनको मशीन से दूध निकाला जाता है सब। तो वो देख के भी दूध और कॉफी और चाय, मतलब सभी से एक तरह से घृणा होने लगी कि हम क्यों इतना ज्यादा उनका शोषण कर रहे। और मतलब कितना ज्यादा दूध आ रहा है ना, हर हर चीज में, आइसक्रीम में, हर चीज में दूध ही लगता है। तो इसके लिए, इसके कारण गैया का कितना शोषण हो रहा है। जब तक वो दूध दे सकती है तब तक हम उसको रखते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, और उसका मांस फिर बेचा जाता है। तो ये बहुत दुखदायक लगता है, और उसके कारण भी ऐसा लगता है ये सारी चीजें गलत है, इसको छोड़ना चाहिए हम लोगों ने। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, सभी लोग अपने अपने विचार देंगे तो सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। कौन बोल रहा है? अनामिका, सानिका, राधिका भी है, राधिका बोलो। जय गुरुदेव दीदी। हाँ बोलो। आज के टॉपिक से ऐसा संबंधित बोलो होता ना है कि कुछ। हम क्या करते हैं, हमें मतलब जैसे दीदी ने कहा कि अगर आपको रोकने की इच्छा हो रही है किसी चीज से, पर बहुत मुश्किल हो रहा है उसको रोकना, तो कई बार ट्राई कर लेना चाहिए वो चीज। पर उस चीज का कई बार नुकसान भी हो जाता है। जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हैं और हम हमारा ध्यान रील्स में जा रहा है, या इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रोलिंग पर जा रहा है, और हम बहुत रोकने का ट्राई कर रहे हैं पर रुक ही नहीं रहा है, तो हम कई बार स्क्रोल कर लेते हैं, पर उससे हमारा 1 या 2 घंटा चला जाता है। तो कई बार वो ट्राई करना भी बुरा हो सकता है अपने लिए, तो सोच समझ के ट्राई करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया राधिका आपने। ये भी आजकल थोड़ी प्रॉब्लम है, अ, कि बहुत बार ऐसे होता है कि सोशल मीडिया हमें भटका लेता है, क्योंकि हम उसमें उतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए आजकल। तो ये भी एक चीज है कि हमें पता है उसके साइड इफेक्ट्स, तो भी हम वो चीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड को इसलिए भी कंट्रोल करना चाहिए। आप बाकियों में से कोई बताना चाहे अपना एक्सपीरियंस? मोबाइल भी एक तरह से बहुत बड़ा एडिक्शन ही है ना हम लोगों को। तो वो एडिक्शन से, जैसे ही हम सुबह उठते हैं पहले मोबाइल का चेहरा देखते हैं, मतलब
बाकी कुछ नहीं, भगवान को धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन पहले मोबाइल को देखते, तो एक तरह से वो एडिक्शन ही है। और एडिक्शन से दूर करने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि जैसे हर व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे मेडिटेशन नहीं जमता है, मेडिटेशन नहीं जमता है, बहुत सारे विचार आते हैं। तो विचार आना ये एकदम नॉर्मल बात है, विचार तो आएंगे, विचार तो एकदम रुकेंगे नहीं, लेकिन विचारों को अगर हम दूसरे मार्ग में ले जाए, कुछ तो भी ऐसे गाइडेड मेडिटेशन अगर हम सुने, तो हमारा मन जो है, हमारे विचार जो है उस गाइडेड मेडिटेशन के और मुड़ेंगे। और जब तक हम शांत बैठेंगे, हमको वो जो फायदा होना है मेडिटेशन का, वो 101% होता है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे मेडिटेशन नहीं जमता या बहुत विचार आते तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ। वो तो विचार आएंगे, उनको तो आपको रोकना नहीं है। आप उनको रोकेंगे तो वो वैसा होगा, जो बंदर के बारे में नहीं सोचना बोला तो बंदर बंदर का ही विचार आता है, तो वैसा होगा। लेकिन हमको ऐसा सोचना है, एक्सेप्टेंस ऐसा रखना है कि हाँ, विचार तो नॉर्मल चीज है, वो तो 60,000 वगैरह विचार हमारे 24 आवर्स में आते ही है। तो हमें उस पर नहीं ध्यान देना है, हमें उस विचारों को आने देना है। लेकिन हमें दूसरे मतलब जो गाइडेड मेडिटेशन है, उस पर अगर हमने अपने मन को लेके गए, तो फिर अपने आप मेडिटेशन, वही मेडिटेशन है। जैसे हमने गुरुदेव ने 3 शरीर का ध्यान और अलग अलग और भी मोबाइल में बहुत सारे मेडिटेशन रहते, कोई निसर्ग के आवाजों पे रहता है, कोई फ्लूट पे रहता है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, अलग अलग करिए, एक जैसा मत करना मेडिटेशन। अलग अलग गाइडेड मेडिटेशन से हमारा मन बराबर मेडिटेशन में लगता है। जी आंटी, आपने बहुत सही कहा है कि गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए। एक उसमें और एक है कि काउंटिंग मेडिटेशन भी करते हैं। वो शायद सबको पता ही होगा कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो मन ही मन 1 to 100 काउंट करते हैं, और जब उनका ध्यान भटक जाता है और जब उनको रियलाइज होता है, तो वो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो ये भी हाँ, वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और एक सिंपल मेथड है कि अपने श्वासों पर अगर ध्यान केंद्रित किया, आने वाला श्वास और जाने वाला श्वास, तो भी हमारा कंसंट्रेशन जल्दी लग जाता है। तो ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। और मेडिटेशन से हमारा जो एज है वो नहीं बढ़ता है, एज कम होता है। हमारा ब्रेन का जो एज है ना, वो कम होता है। आज ही मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट है श्वेता करके, वो उसका सुना कि उसने कहा कि हमारा अगर हम 50 साल के हैं, तो अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन का आयु है वो 40 साल हो जाता है। मतलब ब्रेन की आयु कम हो जाती है, उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आप बीके शिवानी, ब्रह्म कुमारी शिवानी को देखेंगे तो वो 50 के ऊपर है, लेकिन वो दिखती नहीं है, बहुत छोटी लगती है वो, क्योंकि वो रेगुलर 2 बजे 3 बजे उठ के मेडिटेशन करती है। तो जितने जल्दी हम ब्रह्म मुहूर्त पे मेडिटेशन करेंगे, उतना ज्यादा लाभ होता है, मन भी तब ज्यादा अच्छा से लगता है। तो सभी ने मेडिटेशन करना चाहिए, एवरीवन, बहुत आवश्यक है मेडिटेशन करना। ओके, समय हो गया होगा तो शांति पाठ लो। अभी भी शायद 4 मिनट 5 मिनट बचे हैं, अगर कोई अच्छा, और बताना चाहे। जय गुरुदेव। आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ। प्रतीक्षा ने बहुत दिनों बाद स्वाध्याय किया, बहुत अच्छा हुआ। तो जैसे कि वैसे तो मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, पर जैसे कि सबने बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो वैसे एक स्पेसिफिकली जब हम पानी के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, जब हम पानी या फिर हम लोग जब पानी का आवाज सुनते हैं, तो हमें अपने आप मेडिटेशन अ, मतलब लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो लोग बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे सबने बताया कि बहुत लोग पूछते हैं कि उनको ध्यान नहीं लगता, उनको तो नींद आती है। पर जब हम स्पेसिफिकली वाटर का मेडिटेशन करते हैं, तो हमें वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो हमें बहुत अपने आप शांत लगने लगता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि पानी एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें अपने आप से शांत करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा थके हैं और अगर हम एकदम से नहा ले, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। और अगर कभी कभी हम्म। ऐसा होता है कि अगर हम सो रहे हैं और अगर अचानक से बारिश आ जाए, तो हमें बारिश का आवाज से सुन के और अच्छा लगता है, हमें और अच्छी नींद आती है। तो कुछ वैसे ही पानी का एलिमेंट है ही इतना अच्छा कि वो कहीं पे भी आता है तो हमें बहुत ज्यादा पीसफुल लगता है। तो वैसे मेडिटेशन में उसका इतना ही अच्छा रोल है। तो
हम सब ये ट्राई कर सकते हैं वाटर मेडिटेशन, जो मतलब जो कोई नहीं कर सकता तो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और एक और बात, जो पुस्तक मेला लगने वाला है तो उसमें सभी युवाओं को सेवा देनी है। तो वैसे तो उस टाइम एग्जाम्स है, पर हम कोशिश करेंगे कि एक ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं और युवाओं की या हमारे कोर टीम की, जिसमें कम से कम एक मतलब कम से कम 2 दिन तो हर युवा निकाल सके पूरे 10 दिन के इसमें, ताकि रोज डिवाइड हो जाए। ताकि अगर 2-2 दिन एक या दो युवा ने दिए तो उतना ही पूरे डेज कवर हो सकते, क्योंकि रोज सबको ही नहीं रह सकते। तो कम से कम छुट्टी लेके कुछ एडजस्ट करके आप 2 दिन रह सकते हैं। हम एक बार सबसे बात करेंगे कि किसका किस कौन से दिन पॉसिबल है, तो फिर हम लोग वैसे इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे फिर। बाकी ये बुक खत्म होने वाली है तो सैटरडे को इसका समरी सेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट बुक हमें आप कोई सजेशन दे सकते हैं कि कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए नेक्स्ट मंडे से, या कोई और अच्छी। मैं थोड़ा सा हाँ सानिका, मैं दीदी। सजेस्ट करूंगी कि ये जो किताबें ये खत्म होने के बाद ना जो पुस्तक मेला की हम तैयारी करेंगे मंडे से, जो किताबें हैं मतलब गुरुदेव की जो किताबें हैं उसके बारे में क्या कुछ हमें आने वाले लोगों से बात करनी है कि इस किताब में क्या क्या है। ऐसा एक समरी है किताबों की, तो वो अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे कि ये किताबों के बारे में क्या क्या बोलना है, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा, युवाओं के लिए। और वो बोल सकेंगे तो मतलब एक भी मतलब हमारे दुकान में आने वाला एक भी व्यक्ति बिना गुरुजी की किताब लिए भी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। तो उस पे दीदी हम हर बुक की मतलब समरी लेंगे क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है या नहीं उसको नहीं, आज। समरी नहीं, बस दो दो लाइन बताई है उस 4-5 किताबें हैं और उसके बारे में 2 लाइंस बताई है। वो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, तुम हाँ, लोग पढ़ लेना और उसका ये निकाल के अपन वो उसको जस्ट एक बार पढ़ेंगे। तो हम ये रोज कर सकते हैं स्वाध्याय के एंड में दस हाँ पंद्रह हाँ, मिनट रोज 10 मिनट करेंगे तो फिर कर पॉसिबल हो सकते, जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस पर भी विचार मंथन होता है, तो फिर वो तो इसीलिए ये किताब खत्म होने दीजिए। फिर उसके बाद हम उसी पे पूरा आधा घंटा उसी पे करेंगे, मतलब ये पुस्तक मेला होने तक, फिर से वो अपना शुरू फिर से। ठीक है। ठीक है ना? देखो आप अपने मतलब आप डिसाइड करो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ, ओके। शांति पाठ ले लेते हैं, एंड कर देते हैं मीटिंग। हाँ हाँ। शांति पाठ करते हैं।